अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फरहत तो नहीं आई होगी, वो बीमार हैं मेरा ख्याल है। आई थी नहीं ना आई लुक और फिर तुबा क्यों नहीं आई हैं? हाँ उसको लेके आए तुबा। मैंने देखा तुबा नहीं, उसी से मुझे ख्याल है, मैंने कहा वो फरहत भी नहीं होगी, फिर वो अक्सर तुबा को लेके आती है। तूने भी ज्वाइन कर दी क्लासेस हैं? पहली दफ़ा। और वो नहीं आई हमारे, उनकी अब्दुल्ला साहब मरहूम रईस बांदी, उनकी बेटियां भी, उनको भी शौक है, एक डॉक्टर हैं, वो कह रही थी कि हम भी शामिल होंगी क्लासेस में। वापस नहीं आए अभी तक, हार्टलीपुल से आने वाली थी मेरा ख्याल है। अब तारा को बुला सकते थे, उनको भी शौक है। वाइन नहीं है यहाँ, लो जी वही बात देखा, ऐसी इशारा में इशारा नहीं होने दिया कि बैठी हुई यहाँ। और वो कहाँ है वो लिस्ट जिसमें वो जिसमें कई दिलचस्प चुटकुले हैं, वो जिसमें वो नाखून अंदर जाने इन ग्रोइंग टोनेल्स के जिक्र है, वो लोरोसिरोसिस भी है उसमें जो मज़कूर, और लैक्टिक एसिड का शुगर के ताल्लुक में लिस्ट है ना एक किताब के आखिर पे, वो जिन्होंने किताब दी थी रशीद साहब ने, कहाँ गई? वो तूने अलग इन्होंने फोटो स्टेट करा के दी थी, वहाँ की पड़ी होगी दफ्तर में, पता करो। वो अच्छे दिलचस्प चुटकुले हैं उसमें, वो भी बयान कर देने चाहिए अब मजीद इजाफों के तौर पे। लेकिन पहले तो हम नेट्रिनोल लेते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। नेट्रिनोल कॉमन टेबल सॉल्ट है और हम रोज़मर्रा खाते हैं कसरत से, हर मुल्क में किसी न किसी रंग में इस्तेमाल होता है। वैसे भी पानी में हर वक्त सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि बावजूद इसके कि मुंह में हमेशा सॉल्ट्स रहते हैं, ख़ासतौर पर ये टेबल सॉल्ट नेट्रिनोल सोडियम क्लोराइड, उसके बावजूद बहुत ही हल्की मकदार में, जो इसको मकदार कहना भी जायज़ नहीं रहता, जब मुंह में डालते हैं तो रद्द-ए-अमल होता है। तो एक दफ़ा मुझे ख्याल आया था कि नमक में पोटेंसी इस्तेमाल करके देखूं, मुझे याद नहीं रहा कि उसका क्या नतीजा निकला था, मगर देखना यह था कि नमक मुंह में डाल के फिर अगर इसकी पोटेंसी खिलाई जाए तो उस नमक की थ्रू भी ये असर करती है कि नहीं। मगर जो भी चीज़ है वो मादा बहरहाल नहीं रहती। सोडियम क्लोराइड का मादा तो उस दवा में जो 30th पोटेंसी की है मसलन, उसमें ज़रा भी नहीं होता, एक ज़र्रा भी नहीं। जो कुछ काम करता है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, कोई इस तरह का वजूद है जिसको अभी तक साइंसदान समझ नहीं सके। कोई एविडेंस नहीं है उनके पास कि कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि कुछ है ताकत अंदर बहरहाल। नेट्रिनोल उसकी एक बड़ी मिसाल है। नमक खाने से आमतौर पर जो बीमारियां बयान की जाती हैं उनमें एक ब्लड प्रेशर का ऊंचा होना है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, इसलिए ये अमूमन फैशन हो गया था कि अगर तूने हार्ट अटैक से बचना है, ब्लड प्रेशर का ख़तरा है, तो नमक ना खाओ, और कम करने लग गए। बाद में एक रिसर्च हुई जो गालिबन इंग्लिस्तान में भी हुई और अमेरिका में भी। उसमें जो स्पेशलिस्ट हैं हार्ट के, जो इन्होंने इस बात में गौर किया, उन्होंने कहा ये जो नमक कम करना था ये नुकसानदेह साबित हुआ है। फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए हम ये एडवाइज़ नहीं करते। और जो रिप्लेसमेंट सॉल्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं हैं, इसलिए नमक ही खाना चाहिए, मगर ज़रूरत के मुताबिक और एक मयार, एक महदूद दायरे में। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि हमारी रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, वो नमक जितना मर्जी खाएं उनको कोई नहीं होता। जिनको हो बीमारी, उसमें ये मज़ीद मुश्किल पैदा कर देता है, मज़ीद इजाफा कर देता है। लेकिन बीमारी जो है वो इस नौयत की होती है कि जितना नमक ज़ायद है उसको जिस्म को बाहर निकालना चाहिए। अगर वो बग़ैर इस्तेमाल के बाहर निकाल देता है जिस्म, तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा।
अगर ना निकाले तो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है जिस्म। नमक चूंकि पानी जज़ब करता है, इसलिए जिस्म के अंदर भी पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है और फिर गुर्दों पर भी लोड आ जाता है ज़्यादा। बाद में एकदम ब्लड प्रेशर गिर रहा हो ना, तो आजकल यहाँ डॉक्टर फौरन पानी से पंप कर देते हैं सारे जिस्म को, इतना पानी डाल देते हैं कि वो उसके दबाव से आकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट दोबारा फिर काम करना शुरू कर देता है। तो ये नमक का मिजाज है, फी ज़ाते ही जहर नहीं है, इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है जिसके तवाज़ुन बिगड़ने से बीमारियां पैदा होती हैं। कम होगा तब भी नुकसान, ज़्यादा हो तब भी नुकसान। जो लोग रोज़मर्रा एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आता है, जिनके गुर्दों में कोई तकलीफ ना हो और पेशाब में कसरत से नमक निकल जाता है, वहाँ ज़्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ रुझान हो वहाँ एहतियात करवानी ज़रूरी है। मरीजों को कहना चाहिए कि ज़रा हाथ रोक के खाओ। एक स्पेशलिस्ट है यहाँ, वो ये कहा करते हैं कि खाने में पका हुआ नमक बेशक खाओ, ऊपर न छिड़को। और ये मुसीबत है हमें कि मैं तो ऊपर छिड़के बगैर खाना खा ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मैंने, ये सारी उम्र की यही आदत है, हमारे ख़ानदान में कई औरों को भी है, मगर कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो इसकी वजह से हुआ हो। लेकिन बहुत क्रेज होते हैं बाद लोगों के, वो समझते हैं ऊपर छिड़का हुआ नमक ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बाकायदा इसकी स्टडी करते हैं, बहुत गहरा असर करने वाली लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। तमाम इंसानी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है और कोई जुज़ नहीं है इंसानी बदन का जिस पर यह असरअंदाज ना हो। आमतौर पर इसमें जो स्किन की जो तस्वीर खींचते हैं, कहते हैं शाइनी, खिंची हुई सी। वो इसलिए खींचते हैं कि जिनके यहाँ नमक की वजह से पानी बढ़ गया हो, वहाँ जिल्द पर ये चिकनापन और खिंचा हुआ सा असर आ जाता है। तो जो होम्योपैथ समझते नहीं कि क्यों लिखा हुआ है, वो फिर इंतज़ार करते रहते हैं जब तक स्किन ऐसी ना हो जाए, कहते हैं नमक काम नहीं करेगा, नेट्रिमोर बेकार है। तो याद रखें, तमाम इलामतों की कुन्हों का पता करना, वजूहात क्यों वो हो रही हैं, ये ज़रूरी है। वरना हर मरीज़ में हर इलामत ज़रूरी नहीं कि ज़ाहिर हो। नमक बतौर दवा के बाज़ मरीज़ों में दुरुस्त होगा, जबकि उनके गुर्दे ठीक हैं, इसलिए गुर्दों से ताल्लुक़ रखने वाली इलामतें ज़ाहिर नहीं होंगी। कोई और हिस्सा माऊफ है जिसका नमक से ताल्लुक़ है, वो इलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। तो सारे मरीज़ का टोटलिटी में तमाम सिम्टम्स को ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये इंतज़ार करेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर मिजाज के ऊपर तवज्जो हो, बुनियादी तौर पर आप नमक के से मुतासर होने वाले मरीज़ का मिजाज समझते हों, तो ये बहुत मुफीद है। और मिजाज समझने में हर तफसीली इलामत का होना ज़रूरी नहीं, जिल्द की इलामत हो या कोई पेशाब की इलामत हो, ये ज़िमनी तफसीली इलामतें हैं। मिजाज में उसका बेसिक कैरेक्टर है, उसका रुझान, उसके पसंदीदगी, उसके मर्ज़ का फ़ायदा किससे पहुँचता है, नुकसान किससे पहुँचता है। तो मिजाज पर गौर करें। नेट्रिमोर के मुतालिक अब मैं तफसील से आपको बताता हूँ। स्किन बस ये फर्जी बात है, सही चीज़ है। प्रोस्ट्रेशन नमक में मिलती है हर जगह। यानी अगर नेट्रिमोर का मरीज़ है तो कोई नकाहत, कोई कमज़ोरी, खा वो जिस्मानी हो या आसाबी हो, वो ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बैलेंस भी बिगड़ता है। और वो जब बिगड़े तो एसिड डेबिलिटी हो जाती है बड़ी सख्त। वो और वजूहात से भी होती है, लेकिन नेट्रिमोर सोडियम क्लोराइड का अगर बैलेंस बिगड़े तो उससे भी इसी किस्म की डेबिलिटीज़ होती हैं। बस या जिस्म वाक़ियतन घुलता भी है नमक के पेशेंट्स में और कमज़ोर और वो स्किनी से होने लग जाते हैं, या फिर असाबी कमज़ोरी और अचानक कमज़ोरी के दौरे ऐसे मर्ज़ में मिलते हैं। इसका ताल्लुक मलेरिया से बहुत गहरा है, क्योंकि वो सारे सॉल्ट्स या वो तमाम नमक जिनमें
یہ کوالٹی ہائیگروسکوپک ہونے کی نمایاں، یعنی پانی کو ریٹین کرتے ہیں، وہ مزاج میں مارشی علاقوں سے ملتے ہیں، جہاں پانی ہو، جھیلیں ہوں اور دلدلیں ہوں، اور وہاں ملیریا بہت ملتا ہے کثرت کے ساتھ. اس لیے عام طور پر ہومیوپیتھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی ہائیگروسکوپک ہے، مارشی علاقہ، نمدار جگہیں وہ اس میں مضر ہیں. حالانکہ یہ ان دونوں میں آپس میں کوئی تعلق ہے نہیں اصل میں براہ راست. مارشی علاقے میں مچھر ہوتا ہے اور مچھر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ملیریا. یہ نہیں کہ نمک کا مزاج ایسا ہے کہ مارشی ہے چونکہ اس لیے نمک اس میں ٹھیک ہوگا. نمک کا ملیریا سے جو تعلق ہے وہ ملیریا کے بد اثرات کے نتیجے میں جو جسم کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، خون کے اندر ریڈ سیلز کے توازن بگڑ جاتے ہیں، پانی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، ان وجوہات سے نیٹرمیور کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کو مان نہ لیا کریں کہ مارشی ہے اس لیے نیٹرمیور. سارے سالٹس ہی پانی جذب کرتے ہیں. حقیقت میں جتنے بھی سالٹس ہیں وہ پسند کرتے ہیں پانی کو، اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفیلک، یعنی پانی کو پسند کرنے والی چیزیں ہیں. تو اصل تعلق مچھر سے ہے، اور جہاں مچھر ہوں گے وہاں ملیریا ہوگا. نمک کو اگر بخار میں، ملیریا میں استعمال کرنا ہو تو یاد رکھیں کہ چڑھتے بخار میں ہرگز نہ دیں، نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا اپنے اوپر بھی اور دوسرے مریضوں پہ بھی. جب بھی چڑھتے بخار میں غلطی سے دیا ہے، اس وقت زیادہ اس بات کی پہچان نہیں تھی، تو بڑا سخت رد عمل ہوتا ہے. اس لیے نمک کو ملیریا میں استعمال کرنے کے مختلف جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انتظار کرو جب کہ پہلے بخار کا دورہ ڈھل جائے اور کم ہونا شروع ہو جائے بخار، یا اور انتظار کرو اور دو بخاروں کے درمیان جو نو مینز لینڈ آتی ہے، وقفہ آتا ہے، اس میں نمک کا سالٹ دو اونچی طاقت میں. 200 میں اس میں دیا کرتا تھا. وہ اگلے بخار پر دو طرح سے اثر انداز ہوگا. اگر وہ اثر انداز ہوگا، یا تو بخار کا وقت بدل جائے گا، اور اگر وہ 9 بجے ہوتا تھا یا 12 بجے ہوتا تھا تو گھنٹہ پہلے آئے گا. ہمیشہ وقت بدلتا ہے، جلدی آ جاتا ہے. دوائی دی تھوڑی دیر کے بعد ابھی بخار کا نارمل وقت ہی نہیں آیا تھا، وہ پھر جلدی ہو گیا. یہ علامت ہے کہ دوا درست ہے، اس نے کام کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن پھر تھوڑی ہوتی ہے. اگر ڈیوریشن تھوڑی نہ ہو اور صرف وقت بدلے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹرمیور واز پارشل ٹو دا کیس، اس نے پوری طرح سنبھالا نہیں. وہاں پھر مزید انتظار کرنا مریض کو نقصان پہنچانا ہے. فوری طور پر اس کو بدل کر کوئی اور بہتر دوا ڈھونڈیں. بخار پہلے آئے گا یا ذرا دیر میں ہوگا؟ پہلے آئے گا، پہلے آئے گا لیکن ڈیوریشن تھوڑی ہوگی. اور اگر وہ پہلے آئے اور تھوڑا ہو تو پھر اگلا بخار آتا ہی نہیں عموماً. دوسرے دن اسی وقت جب آپ نے ڈاکٹر میں دی تھی پھر دے دیں. اگر پھر بھی آیا تو بالکل ہی معمولی تھوڑی سی جھرجھری آ کے بات ختم ہو جائے گی، ورنہ دوسری دفعہ آتا ہی نہیں پھر. کیونکہ ڈاکٹر میں نے جب دیکھا ہے کہ عمل کرتا ہے تو اسی طرح بالکل قطعی واضح، اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایک ہومیوپیتھ نے یہ تجربہ کیا کہ اس کو لوہے پر نمک کو گرم کر کے تو اس کا پانی اڑا دیا، اس کا سفو جو بھی جلا ہوا سا وہ رہ گیا لوہے کے توے پر. تو وہ صبح وہ بچا کھچا نمک جو تھا وہ کھلایا کرتا تھا نہار منہ. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت ضدی ملیریا میں بھی یہ نسخہ کام آتا ہے، اور کسی قسم کا ہو. تو میں نے استعمال نہیں کیا، مگر یہ مجھے یاد ہے پڑا ہوا کہ اس نے یہ بہت بڑا تیر مارا ہوا تھا کہ یہ طریقہ نمک دینے کا. مگر 200 میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیں گے، کھل کر بتائے گا کام کیا ہے کہ نہیں کیا. نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیں. دوسرا ابھی باقی دوائیں بتانے لگا تھا، اس کی ضرورت نہیں. نمک کا ایک استعمال ملیریا میں بڑا نمایاں ہے. عام بخار ہو، ملیریا نہ ہو تو پھر بھی نہیں دینی ہوگی. اس یہ انٹرمیٹنٹ میں کام آتا ہے نا. انٹرمیٹنٹ بخار وہ ہوتا ہے جو دو بخاروں کے دوروں کے درمیان بیچ میں کچھ عرصہ خالی چھوڑ دیتا ہے مریض کو. اس وقت مریض ٹھیک ہے، اس کو کوئی بخار نہیں ہوتا.
جو ریمیٹنٹ فیورز ہیں جیسے ٹائیفائڈ وغیرہ اس میں گرتا ہے ٹیمپریچر اور پھر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ریلیف نمایاں بیچ میں نظر نہیں آتا، اور جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یہ ریلیف کا وقفہ بھی کم اور اس کا معیار بھی کم. شروع میں جب ٹائیفائڈ گرتا ہے تو بعض دفعہ قریب آ جاتا ہے نارمل کے، جتنا کرونک ہوتا جائے اس کے اونچے اور نیچے کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے نیٹرمور اس میں نہیں ہے. نیٹرمور کی ٹپیکل علامت ہے ریمیٹنٹ فیورز. سمجھ گئے ہیں؟ انٹرمیٹنٹ، I'm sorry, not remittent. نیٹرمور کا دماغ پر بڑا بھاری اثر ہوتا ہے اور مزاج سے، دماغی سمٹم سے بھی نیٹرمور پہچانا جاتا ہے. اس کو یہ مریض شروع میں تو جب مینٹل ہونے لگے تو سیلف پٹی کرتا ہے. یہ ضروری ہے نیٹرمور میں، اپنے آپ کو مظلوم اور ہر وقت رونا کہ بس میں تو بس مجھ سے تو یہ ہوا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. اس خیال میں کھو کے تو مریض اپنا اور بھی ستیاناش کرتا رہتا ہے، اور اس ہمدردی موافق نہیں آتی. اس کے باوجود جب کوئی ہمدردی کرے تو ریئیکٹ کرتا ہے نفسیاتی طور پر. وہ سمجھتا ہے کہ میں آپ ہی ہمدردی اپنی کر رہا ہوں، یہ خالی ہمدردی، اس کی کیا ضرورت ہے مجھے، یا تو کوئی تبدیلی کرے یا بکواس محض لپ سروس ہے. تو نیٹرمور کا مریض اپنے اوپر ہمدردی، اپنے سے ہمدردی کرنے کے باوجود دوسروں کی ہمدردی قبول نہیں کرتا. یہ اس کی مزاجی علامت ہے. دوسرے، اس کے مریض کو فرضی محبتیں بڑی ہوتی ہیں، اور بس ایک دورہ ہے یا فرضی محبت کا. بعض بوڑھی عورتیں بھی نیٹرمور کی مریضاں ہوں تو محبت میں مبتلا ہو جائیں گی، اور یہ محض ایک فرضی کہانی بنی ہوئی ہے، اس کا کچھ بھی حقیقت سے تعلق نہیں. تو ایسی عورتیں جو بڑی عمر کی ہوں اور ان میں یہ رجحان ہو، ان کا بھی نیٹرمور ہی علاج ہے. بخار لمبے عرصے رہیں ملیریا وغیرہ کے، اس سے کانسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر جو دماغ پر اثر ہوتا ہے اس کا بھی نیٹرمور علاج ہے. لیکن خاص طور پر گریف، غم سے جو اثر پڑتا ہے اس میں نیٹرمور چوٹی کی دوا ہے. غم کے بد اثرات میں جو ابتدائی فوری کام کرنے والی دوائیں ہیں ان میں ایک اگنیشیا ہے اور دوسری امبراگریسا. اگنیشیا نسبتاً سب سے زیادہ عارضی ہے اپنے اثر میں، بار بار ریپیٹ بھی کرنی پڑے گی. اگنیشیا کیا ہوتی ہے؟ پپیتا. پپیتا نہیں ہوتا، وہی اگنیشیا. پپیتے کا کوئی اثر ہے ایسا جس سے غم پیدا ہوتا ہے، اور غم کے بد اثرات کا توڑ بھی پپیتا بنتا ہے ہومیوپیتھی ڈوز میں. لیکن بار بار فوری طور پر دیں تو اثر ہوتا ہے، طبیعت نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے. اگر غم بیٹھ گیا ہو اور زندگی کا حصہ بن گیا ہو، خاص طور پر ماؤں کا، بچوں کا نقصان وغیرہ، بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. اس صورت میں رفتہ رفتہ دماغ کی طرف اس کا رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلی دوا اگنیشیا کے بعد وہ ہے امبراگریسا. امبراگریسا پہلے استعمال، یہ انٹرمیڈیٹ ہے. اس کے بعد آتی ہے نیٹرمور. اور نیٹرمور سے تو میں نے خود تجربے میں دیکھا ہے، کئی بالکل پاگل ہوئے مریض ٹھیک ہو گیا خدا کے فضل سے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، ایک پنڈی کی ہومیوپیتھ تھی ڈوسلوا، ان کی، یا ڈسوزا تھی، ڈوسلوا، بہرحال وہ اوریجن تھا، پارسی اوریجن کی. ان کی بہن پاگل ہو گئی تھی، وہ بیچاری نے بہت چھوٹی کی ہومیوپیتھ تھی لیکن کچھ پیش نہیں گئی. تو میں چونکہ حضرت مسلم موعود کے علاج کے سلسلے میں ان سے ایک دو دفعہ مشورے کر چکا تھا، اور جب وہ گفتگو ہوئی تو اس نے محسوس ہوا کہ یہ ہومیوپیتھ ہے، تو اس نے فیس نہیں پھر کبھی لی، حالانکہ بڑی ہیوی فیس لیا کرتی تھی، اور بہت شریف النفس عورت تھی. اس کو بلوایا، ربا وہاں بھی آئی، کوئی فیس نہیں لی. اور پھر جو مریض میں اس کی طرف بھیجتا تھا ان کو بتاتا تھا کہ یہ نہ بتانا میں نے بھیجا ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ لگ جائے اس سے بھی فیس نہیں لیتی تھی.
एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि मेरी बहन बहुत बीमार है, तो आप अगर पिंडी कभी आ रहे हों, तो उसने चूंकि एक एहसान का सलूक किया था, मैं फ़ौरन उसी की खातिर पिंडी गया और वहाँ उससे गुफ्तगू की, तो उसने इलामतें बताई पागलपन की सारी, और उसमें थोड़ी सी मोहब्बत की टेंडेंसी भी थी। उसी से मुझे दरअसल पता लगा था कि ये इस उम्र में बेचारी को जो ये दिमाग में कूदा है रोमांस, तो बीमारी का हिस्सा, इसका नेटवर्क से ताल्लुक़ है, और किसी भी दवा में ये खसूसियत, ये टेढ़ापन और कहीं नहीं मिलता। तो वो उसको मैंने कहा भेज दो 200 में, और चंद दिन के बाद उसका इतना एक्साइटेड खाता है, उसने कहा 1-2 डोजेज में भी अल्लाह के फल से ठीक हो गई बिल्कुल। तो नेट्रम्बर का मिजाज याद रखें, और कई छोटी छोटी बातें आपको मौके पर काम आ जाती हैं पहचानने में। दिमाग पर असर होता है और फिर हर किस्म की बीमारियां दिमाग की, मगर ज़्यादातर सेल्फ पिटी और पागलपन या वायलेंट नहीं होते नेट्रम्बर के मरीज। वो एक तरह बैठे वो गुनगुन करने लग जाएंगे, कोई वजीफा पढ़ने लग जाएंगे, वो दुनिया से खो जाएंगे, और कमज़ोर फिर ज़रूर होते हैं। मैंने जितने नेट्रम्बर के पागल मरीज देखे हैं, उसमें इमेंसिपेशन का जो मैंने मिजाज बताया ना, अमलन जिस्म उनका सूखना शुरू हो जाता है, और सूखे सड़े पागल होते हैं ना बेचारे, जो बेदर्द से बैठे हुए एक जगह, मगर होते बड़े दर्दनाक हैं बेचारे। उनमें नेट्रम्बर को ज़रूर इस्तेमाल करें, और बेहतर है कि शुरू नेट्रम्बर से करें। गुस्सा चढ़ता है बहुत, लेकिन मैंने बताया ना वायलेंट नहीं होता कि मार कुटाई शुरू कर दे। वो बेलाडोना में है ये चीज़, सल्फर में भी हो जाती है, लेकिन नेट्रम्बर में एकदम गुस्सा चढ़ जाएगा किसी वजह से, और हो सकता है उन्हीं मरीजों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता हो। ये मैंने तज्जिया करके नहीं देखा, लेकिन इम्कान मौजूद है। एक होम्योपैथ ने ये लिखा हुआ है, शी अपेयर्स टू बिड फॉर सिंपैथी बट इज मैड व्हेन इट इज गिवन। वही बात मैं पहले आपको बयान कर चुका हूँ। ये बड़ी पक्की इलामत है इसकी, मेरे तजर्बे में आई हुई है। ऐसा मरीज जो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रहा है, उसमें ये इलामत जरूर पाई जाती है। हर वक्त सेल्फ पिटी, लेकिन अगर सिंपैथाइज करो तो भड़क उठेगी, गुस्सा आ जाएगा, और अक्सर औरतों में ये केस मिलता है। और फिर दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में भी कमजोरी इस तरह ज़ाहिर होती है, बात करते करते वो थ्रेड हाथ से निकल जाता है। मैं क्या कह रही थी, क्या हुआ, ये एक और दूसरे रुख से जब ये वाकया हो, तो जो बात सुन रहा है उसको पूरी तरह समझ ना सके। एक है जो बात कह रहा है उसको नहीं समझ सकता खुद, और कुछ देर के बाद भूल जाता मैं क्या कह रहा था। ये दो अलग अलग दवाएं हैं, एक नेक्टोम्योर है। अगर कहते कहते इंसान अपने ख्यालात से ताल्लुक तोड़ ले या उसका टूट जाए और कंफ्यूज सा हो जाए, वो नेक्टोम्योर है। और सुनते सुनते अगर कंफ्यूज हो या जोर लगाकर कुछ देर के बाद अंदाजा हो कि क्या बात हो रही थी, तो वो कौन सी दवा है? आपको बता चुका हूं मैं सबको। तो तुम भी थी उस दिन, बताओ। हैं? प्लम्बम, यही कहना चाहती थी ना? हाँ समझ गया, ठीक है, बिल्कुल प्लम्बम है। प्लम्बम में ये बात है, जरा खबर देर से पहुंचती है। तो बातें मानी, अच्छा ये बाद लोगों को तो वैसी आदत होती है जरा देर में रिएक्शन करने की। एक हमारे होती थी कादियान में, पुराने जमाने में, मुश्किल के जमाने की बुढ़िया थी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हज़रत मियां बशीर साहब से उनके वाक़यात सुने हुए हैं। मोहम्मद खातून बहुत सादा मिजाज की, जब भी कोई लतीफ़ा होता था तो कुछ देर के बाद, थोड़ी देर इंतजार के बाद फिर वो कहका मार देती। तो एक दिन किसी ने पूछा कि बीबी आप ये क्या करती हैं, लोग हंसते हैं तो उस वक्त आप चुप रहती हैं, जरा देर में रिएक्शन। वो प्लम्बम का केस समझा होगा, लेकिन प्लम्बम का केस नहीं था। उसने जवाब ये दिया कि मैं कोई दूसरे हादसे में अपना हादसा ला दूँ? क्या मैं लोगों की हंसी में अपनी हंसी मिला के उसको आम कर दूं? इसलिए मैं इंतजार करती हूँ जब सब हंस चुके हों, फिर मैं अकेली हंसती हूँ। तो ये दिस इज नॉट ए प्लम्बम केस। प्लम्बम में तो हर चीज में स्लो रिएक्शन है,
دیر کے بعد لطیفہ دیر میں پتہ چلتا ہے. اور ایسے عام میں نے دیکھے, عام تو نہیں مطلب کئی دیکھے ہیں, لطیفہ ہو جائے نا تو اسے کیا کروایا, پتہ کیا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی پوری, آہستہ آہستہ سمجھ آئی تھی, جو سمجھ آئی اس کو ہنس پڑی. تو یہ پلمبم کا کیس ہے. پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, پڑھتے ہوئے دماغ کی جو ایفرٹ ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے, تھکا دیتی ہے. اب اس نے کینٹ نے وہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی تھی اس طرح تو بیان نہیں کی, مگر قریباً وہی بات ہے. شی از unable to control her affections. She knows it is foolish but lies awake with love. She knows it is foolish جو ہے یہ وہ بڑھیا عورت کے دماغ کی کہانی ہے. وہ جانتی ہے کہ this is no time for love or anything. وہ وقت گزر گیا رومانس کے, لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہوئے بھی مجبور ہے, کیونکہ یہ نیٹریمر افیکشنز میں خرابی پیدا کرتا ہے. یہ کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے, اس کے انسان کی جو افیکشنز ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. بہت ڈیپ ایکٹنگ چیز ہے سالٹ, اگر اس کا بیلنس ٹھیک رہے تو ساری صحت اچھی رہتی ہے, ذرا بگڑ جائے تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک رجحان رونے کی طرف ہے اس کا. ایسا مریض بعض دفعہ تو میں بتایا نا سیلف پیٹی کرتا ہے, بعض دفعہ اس کی بجائے پلسٹیلا کی ایڈوانس شکل بن جاتا ہے. پلسٹیلا سے بھی اس کا تعلق یہ ہوئی ہے جو ایکیوٹ اور کرونک کا ہوتا ہے. پلسٹیلا کا کیس اگر آگے بڑھ جائے اور مریض روتا ہی رہے, بات پہ اس کے آنسو پھوٹ پڑے, تو وہ پلسٹیلا کے مقابل پر اس کا کیس ہوگا نیٹریمور کا. اور پہچان بڑی واضح ہے, پلسٹیلا پرخون مریض ہوتا ہے عموماً. پلسٹیلا میں انیمیا بھی ہو, انیمیا بہت ملتا ہے پلسٹیلا میں, تو جسم دیکھنے میں ویسے بھرا ہوا رہتا ہے, اور ایک حصے میں ہاتھ میں گرمی یا پاؤں میں گرمی یہ صاف نظر آتی ہے. اس میں نیٹریمور میں کمزور مریض اور ٹھنڈا مریض, ہاتھ بھی ٹھنڈے پاؤں بھی ٹھنڈے, اور رونے کی طرف میلان, تو یہ بھی نیٹریمور کی ایک پہچان میں سے ایک پہچان ہے. اگنیشیا کا کرونک میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگنیشیا کا بھی کرونک ہے, پلسٹیلا کا بھی کرونک ہے, اور نیٹریمور کا کرونک کیا ہے؟ کرونک سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے چیز؟ کیوں بھائی بتائیں آپ مرز بھٹی. اس کا فالو آن ہوتا ہے, ایک دوائی کام کرتے کرتے جب چھوڑ دے کام کرنا تو اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد پھر اونچی پوٹینسی دینی چاہیے. اونچی پوٹینسی وہ کرونک ہوتی ہے؟ نہیں, اونچی نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی, دوسری دوائی دی جائے گی. وہی دوائی نہیں ہوگی, دوسری دوائی ہوگی. ضروری نہیں کہ جو دوائی بعد میں کام ہے وہ کرونک ہو, اس کا ہرگز ضروری نہیں. ہاں جی, مراد یہ ہے کہ اگر سمٹمز کا سیٹ وہی ہو, لیکن جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ دیر چلتی ہے اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے ساتھ, جی, تو انہی سمٹمز میں اگر وہ کرونک ہو جائیں, جو دوا کام آتی ہے اس کو کرونک دوا کہا جاتا ہے. غم کا آغاز ہوا ہے, وقتی طور پر اثر ہوا ہے, اگنیشیا کام کرے گی, مگر اگنیشیا میں لمبی دوڑ نہیں ہے. وقتی طور پر فائدہ پہنچا دیا اور اس کرائسس سے غم کا مریض باہر آ گیا تو ٹھیک ہے. اگر پھر بھی لمبا چلا تو پھر اس کا کرونک, اس سے اگلی سٹیج کی دوا ملتی ہے, وہ ایمبراگریسا ہے ایک. جب اس کے بھی قابو نہ آئے پھر نیٹریمور کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, پلسٹیلا کا وہ کیس نہیں ہے. پلسٹیلا کا نیٹریمور الگ معنوں میں کرونک ہے, اور غم کے ڈائریکٹ اثرات میں جو کرونک بنتا ہے وہ نیٹریمور ہے اس کے بعد, ایمبراگریسا کے بعد. اگر نیٹریمور سے بھی غم کے بد اثرات ٹھیک نہ ہوں اور مرض زیادہ گہرا معلوم ہو تو پھر سلیشیا اس کا کرونک ہے, اور سلیشیا پلسٹیلا کا بھی کرونک ہے. تو یہ آپس کے تعلقات سمجھنے بڑے ضروری ہیں. اس سے آپ مریض کو اس کی مختلف
बीमारी की शक्लों में एक ऑर्गेनाइज शक्ल में देखेंगे, इत्तफाकन एक दवाई को नहीं चुनेंगे हैफेजेटली, बल्कि पता है कि इस दवा के बाद ये आ सकती है, उसके बाद वो आ सकती है, तो बाद में तफसीली इलामतें लेने का वक्त ही नहीं होता। इसी असूल पर कि आप उनके मिजाज समझते हैं, उनके ताल्लुकात समझते हैं, आसानी से एक दवा तजवीज़ कर देते हैं। तो सिलीशिया नेट्रेमोर का क्रॉनिक है। उसी 200 पोटेंसी में फिर फॉलो करेंगे उनको। बेहतर यही है कि जिस पोटेंसी में शुरू कराया जाए उसी में फॉलो अप किया जाए। ठीक है। सिवाय इसके कि बाज़ दवाएं ज्यादा ऊंची पोटेंसी में ज्यादा नीचे में काम नहीं करती, वो उनकी अपनी जाती एक डिक्टेशन होती है कि हमें ये पसंद पोटेंसी पसंद है, फिर उनका मिजाज देखना पड़ता है। रेपिटेशन भी बहुत जरूरी है होम्योपैथी में। बाज़ दवाओं में तो बड़ी रेपिटेशन जो है बहुत काम आ जाती है, और बाज़ लोग जिनको खतरा नहीं होता, पता नहीं होता कि बाज़ रेपिटेशन खतरनाक हैं, वो बाज़ दवाओं में खुले रेपिटेशन के तजर्बे कर लेते हैं, उससे फ़ायदा पहुंच जाता है। हमें पता चल जाता है कि खामखा डरे हुए थे, इसकी रेपिटेशन का कोई नुकसान नहीं। अभी एक खत आया था कल, वो मरीज़ा को बेचारी को ऑपरेशन करना था, तो उनको पहले लकवा हुआ था और लकवे की टेंडेंसी थी। जब उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर डाला, टीका ही कोई लगाया था, जो गालबन दांतों का कोई बड़ा गहरा ऑपरेशन था, तो अचानक लकवा हो गया और सारा मुंह सुकड़ गया और बहुत सख्त तकलीफ। तो डॉक्टर ने पैनिक में आके फ़ौरन वापस कर दिया, जब तक ये ठीक ना हो वो ऑपरेशन नहीं हम कर सकते। वो होम्योपैथिक क्लास सुन चुकी थी, उनको ये पता था कि लकवे के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है और कॉस्टिकम रिपीट हो सकती है, ये भी मैंने बताया था। तो उन्होंने 200 पोटेंसी में बार बार खानी शुरू की और कहते हैं शाम तक मुझे इतना रिलीफ हुआ कि मैं हैरान रह गई। और फिर सोने से पहले उन्होंने 1000 खा ली और फिर एक और खुराक खा ली 1000 की। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, कभी पहले लकवे से भी इतना रिलीफ नहीं हुआ था, 100% नॉर्मल। कहते फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो वो मानता नहीं था कि तुम वही मरीज हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बताया, मगर वो खैर मानते नहीं कि होम्योपैथी कोई चीज़ है, मगर ये मान गया कि शफा मुकम्मल है। तो रेपिटेशन भी बाद जगह जरूरी होती है, मगर नेट्रेमोर को ज़्यादा रिपीट ना करें। नेट्रेमोर की ओवर रेपिटेशन जिस्म के खून में जिस्म में खून का तवाज़ुन बिगाड़ती है। ओवर मच नेट्रेमोर इज बैड, समझ गए हैं। ओकेजनल डोजेस, यानी अगर आपने नेट्रेमोर 200 में दी है तो एक खुराक आज दे दी, एक कल दे दी, एक दो दिन के वक्फे के बाद दे दी, लेकिन एक ही दिन में 4-5 दफा नेट्रेमोर को दोहराना ये मुनासिब नहीं है। हफ्ते में 2-4 दफा भी कोई हर्ज नहीं, मगर अगर जरूरत हो, महसूस हो, मरीज मांगे तब देना चाहिए। मरीज मुंह से नहीं, यानी उसका मर्ज मांगे। प्यास बहुत होती है नेट्रेमोर में, भड़की लगी होती है, और इस पहलू से एक और दवा का भी ये क्रॉनिक है। वो कौन सी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ब्राउनिया से इसकी काफी इलामतें मिलती हैं। फास्फोरस एंटीडोट है नेट्रेमोर का, और नेट्रेमोर फास्फोरस का एंटीडोट है। नेट्रेमोर लैकेसिस का भी एंटीडोट है, और ये तीनों फास्फोरस, नेट्रेमोर और लैकेसिस एक दूसरे के लिए एंटीडोटल हैं। हेडेक्स में क्रॉनिक हेडेक्स में हेडेक्स में नहीं, दूसरी चीजों में भी है, बहुत चीजों में क्रॉनिक है। कब्ज बाज़ दफा ब्राउनिया की होती है, जब और बढ़ जाए, लंबी हो जाए, तो उसमें नेट्रेमोर काम आती है। फिर मेंसिस की प्रॉब्लम में जब ब्राउनिया फेल हो जाए, वहाँ नेट्रेमोर काम आ जाता है। तो कई चीज़ों में ये नेट्रेमोर का क्रॉनिक है। और लेकिन हेडेक में ब्राउनिया से इसकी हेडेक मिलती नहीं है, अलग मिजाज है बिल्कुल। अब आपने हेडेक का जिक्र किया, तो इसकी हेडेक में हथौड़े पड़ते हैं, चोटें, और एक जगह की धमक नहीं है, बल्कि सारे सर में जैसे हथौड़े पड़ रहे हैं, छोटे छोटे हर तरफ। ये जहां एहसास हो वहां नेट्रेमोर हैरत अंगेज काम करती है। यानी इसमें बाकी इलामतों की पूछने की जरूरत ही नहीं, ये इसका खास मिजाज है कि सर दर्द होगी तो हथौड़े पड़ेंगे। इसमें आंखों पर रोशनी का बद असर, हरकत से बद असर, ये ब्राउनिया वाली इलामतें भी हैं। लेकिन
इसकी कॉन्स्टिपेशन ब्राउनिया से भी ज़्यादा सख्त होती है। जो स्टूल्स हैं वो इकट्ठे हो होकर बड़े हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा एनीमा लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा मैकेनिकल मीन्स डॉक्टरों के ज़रिए करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें साथ ही इस हाल की भी का रुझान भी है। नेट्रोम्योर एक और दवा का भी एक किस्म का क्रॉनिक है। वो कौन सी दवा है? एपिस। एपिस को एंटीडोट भी करता है, और जहां एपिस काम ना करे आगे जाकर और प्यास मरीज में हो तो दो तरह के इम्कानात हैं। एक है एपोसाइनम, वो एपिस से मिलते जुलते मिजाज का मरीज होता है, लेकिन उसमें प्यास नहीं हो, प्यास बड़ी शिद्दत से होती है। एपिस में कोई प्यास नहीं होती। एपोसाइनम ठंडे मिजाज का है और एपिस गर्म मिजाज की है। तो ये पहचान है जो अगर वाकफी पहले से ज़हन में जो ये बातें जमी हों तो डॉक्टर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखते हैं मरीज को एक दो बातों से पता चल जाता है कि ये दवाई देनी है कि वो दवाई देनी है। अगर आप इसकी बजाय रेपरेटरी की मार्फत दवाओं तक पहुंचने की आदत डाल लें तो बड़ी मुसीबत है। सारी उम्र के लिए डिपेंडेंस रेपरेटरी के ऊपर, और वहां जाके इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि एक दवा के लिए 50, 60, 70, 80, 100 तक दवाएं लिखी हुई हैं, और किस किस को आप पढ़ेंगे, किस किस में फ़र्क करेंगे। इसलिए जो आसान होम्योपैथी है और हकीकी गहरी, वो दवा के मिजाज को शनाख्त करना है। इस तरह पहचानें जिस तरह आप इंसान को पहचानते हैं। अब डॉक्टर मुजीब साहब कोई बात करें तो मुझे पता है उन्होंने की होगी, लेकिन कोई ऐसी बात इनकी तरफ मंसूब करे जो ये नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं मानूंगा। वो सवाल नहीं पैदा, डॉक्टर मुजीब ये हरकत नहीं कर सकते, और जो मर्जी कर लें, लेकिन ये निज़ाम जमात के खिलाफ सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अब ये एक मिजाज बन गया है। इसी तरह लोगों के मिजाज बनते हैं और दवाइयों के भी मिजाज हैं। बाज़ पुख्ता मिजाज की शक्लें ऐसी हैं जिनसे दवाएं नहीं हटती, उनको पहचानें। शेक्सपियर ने एक ड्रामे के वक्त इसी की मिसाल दी। एक किसी वो आदमी किसी की बात मानने लगा था, किसी की बातों में आने लगा था, तो वो उसको जवाब में दूसरा आदमी समझाता है कि अगर कोई तुम्हें ये कहे कि मैंने घोड़े को गोश्त खाते देखा था तो तुम मान जाओगे? तो वो कहते नहीं। उसने कहा ये ऐसी ही बात है। ये जो शख्स है उसके किरदार के ये उतना ही खिलाफ है जैसे घोड़े के किरदार में के खिलाफ गोश्त खाना है। तो होम्योपैथिक दवाओं को भी इस तरह पहचानें कि उनके मिजाज, खासतौर पर गैर मुबद्दल मिजाज, खुलकर सामने आ जाएं। उनको ज़हन में जमा लें। फिर जब भी कोई दवा सामने आएगी या मरीज सामने आएगा तो मिजाज खुद आपस में एक दूसरे से तारुफ करेंगे। जहाँ कांटा मिल गया वो दवा ठीक है, जहाँ नहीं मिला उसको वहाँ भी काम आती है, मगर सरसरी, वक्ती, सथी, किसी एक जुजी मर्ज के लिए कुलियत रद्द नहीं होती। लेकिन मरीज को गहरे अमराज से निजात देने के लिए मिजाज शनासी बड़ी ज़रूरी है। दवा का मिजाज, मरीज का मिजाज दोनों मिलते हों। इग्नेशिया का क्रॉनिक इसको कहा जाता है, मैंने बता दिया। और भी बहुत सी चीज़ों का क्रॉनिक है ये। इसमें जो पसंद नापसंद की बातें हैं उनमें ब्रेड और फैट्स और रिच थिंग्स को पसंद नहीं करता। ब्रेड, फैट्स और रोगनी चीज़ों को। और ये पल्स्टिला का क्रॉनिक होना नजर आ जाता है। पल्स्टिला में भी यही मिजाज है। यही मिजाज आगे जाकर नेट्रोम्योर में कायम रहता है। तो गर्मी का मिजाज तो नहीं रहा, लेकिन तभी रुझानात का मिजाज उसी तरह है। अवर्शंस टू सर्टेन फूड्स और स्पेशल एफिनिटी और लाइकिंग फॉर सर्टेन फूड, ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और असाब जो हैं वो बिल्कुल तने हुए होते हैं बेचारे के। शोर हो जरा सा ज़रा बर्दाश्त नहीं होता, और अचानक आवाज़ आ जाए उससे सर दर्द भी भड़क उठेगी, सारी तबीयत खराब हो जाएगी, कागज़ की सरसराहट भी बुरी लगती है।
अब इसके अंदर बहुत दिलचस्प तजादात पाए जाते हैं। मरीज ठंडा है नेट्रम्योर का, लेकिन गर्म कमरे में तकलीफें बढ़ती हैं पस्टिला की तरह। ओपन एयर पसंद करता है, तो बाज दफा मिजाज में कोई लॉजिक नजर नहीं आती। अगर मरीज ठंडा है तो उसको यूं ख्याल आता है कि उसको सिर्फ सर्दी तकलीफ देगी, गर्मी से आराम आना चाहिए, मगर गर्मी की एप्लीकेशन से तो आराम आ जाता है, गर्म कमरे से मरीज घबराता है और उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ओपन एयर में जिस्म अच्छा महसूस करता है, लेकिन एक चीज में नहीं। ओपन एयर भी सिलेक्टिव है। ये बारीक बारीक फर्क ऐसे हैं जो पिन पॉइंट कर देते हैं बाज़ दवाओं को, क्योंकि ये आमतौर पर मिलते नहीं। इसके अंदर तजादात जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक पहलू से पस्टिला से मिजाज मुशाबे, गर्म कमरे से तकलीफ, दूसरी तरफ ठंड से तकलीफ बढ़ती है, पसंद करता है बाहर निकलना, और वो जिस्मानी तकलीफों को फायदा देता है खुली हवा में आना, वो गर्म कमरे के अपोजिट है। लेकिन ज़हनी तकलीफ बढ़ जाती है, वो इरिटेशन, वो तबीयत में मिजाज में कुछ पागलपन का रुझान और गम, जो भी चीज़ें हैं वो खुली हवा से बढ़ेंगी। लेकिन जिस्मानी तकलीफें, सर दर्द को आराम आएगा मसलन। तो इसलिए मिजाज की बारीकियों को पेश नज़र रखें, वो वैसे भी नक्श हो जाती हैं, फिर भूलते नहीं आप लोग। इसकी जो अजीब व गरीब मिजाज की कहानी है नेट्रम्योर की, ये कुछ बेचारा होता है ना, पल में तोला पल में माशा, इधर उधर मिजाज, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, ऐसे मिजाज को क्या बता रहा साहब? मुतलबन मिजाज वो और चीज है। वो मुतलबन मिजाजी ज्यादा उसमें मरकरी में मिलती है। मुतलबन मिजाज में कुछ निस्बतन ज्यादा वक्फा ज्यादा होता है। कुछ देर एक चीज को पसंद किया, कुछ माहौल को पसंद किया, फिर छोड़ दिया। मुतलबन मिजाजी बेवफाई का मजमून ज्यादा रखती है। और ये जो नेट्रम्योर है ये अजीज सा होता है, उखड़ी उखड़ी तबीयत, इधर से थपेड़ा पड़ा उधर जा पड़ा, उधर से थपेड़ा पड़ा उधर जा पड़ा, ये मिजाज है इसका। दरअसल माहौल का असर लेता है और फौरन बदलता है। मसलन गर्म कमरे में आएगा तकलीफ बढ़ जाएगी, बाहर जाएगा तो बास तकलीफों को आराम बात बढ़ जाएंगी। ये मुतलबन मिजाजी नहीं है, ये टिपिकल नेट्रम्योर का मिजाज है। और इस किस्म की चीजें मैं बताता हूँ। जब स्वेट करता है मरीज, मसलन भाग रहा है, पसीना आया है, तो कंप्लेंट्स, सम कंप्लेंट्स लाइक कोल्ड, ये हो जाएगी उसको। जब भी स्वेट करता है कोल्ड की टेंडेंसी है, यानी नजला जुकाम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद खुली हवा में ये आराम महसूस करता है नजले में। स्वेटिंग खुली हवा में हो अगर, फिर तकलीफ होती है। कमरे के अंदर वार्म माहौल में अगर स्वेटिंग करेगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी। अक्सर लोगों को नजर लग जाता है जब वो पसीने के हाल में कपड़ा उतार दें या बेपरवाह हो जाएं, गर्मी होती है, उसका नेट्रम्योर इलाज है। लेकिन उसके बावजूद जब ये गर्म कमरे में जाते हैं तो वो तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए ये जो मिजाज के इख्तलाफात हैं, तजादात, इनको याद रखें। एक अजीब बात इसने लिखी हुई है कि इतने बारीक फर्क छोड़े पड़े हैं, आपको पता भी नहीं लाने। हाँ, कई मरीजों का आपने देखा होगा कि उनको एक्जिमा या खारिश वगैरह की तकलीफें हेयर लाइन के साथ साथ होती हैं, यानी जहां बालों के किनारे हैं
उनके इर्द गिर्द वो लकीर सी दौड़ती है एक्जिमे की या और इरप्शंस की, ये टिपिकल नेट्रमोर की अलामत है। सारे सर में भी हो जाता है एक्जिमा, लेकिन वो एक्जिमा जो सिर्फ बालों के किनारों पर दिखाई दे, वो और दवाओं में किसी अलामत में नहीं पाया जाता। ये नेट्रमोर की खास अलामत है। इसका एक्जिमा हर किस्म का है। नेट्रमोर यानी इस चीज के अलावा बाकी एक्जिमे में ड्राई भी होता है, खारिश ड्राई हो जाती है, और फिर पानी निकलने वाला एक्जिमा, वीपिंग एक्जिमा भी नेट्रमोर में बड़ा है। वो नेट्रमोर में पानी का रुझान है, नज़ला भी इसका बहुत तेज बहता है और आंखों से भी पानी बहुत तेज बहता है। इसमें भी ये खास एक्जिमे भी तेज बहने वाला है, लेकिन बिल्कुल ड्राई भी होता है। इसलिए एक्जिमे की इलामतों से इसको पहचान नहीं हो सकती। दूसरी इलामतों को देखेंगे तो फिर पहचान होगी। एक सिर्फ है कि पैचेस में स्किन या कोई खुरंड बन के उतर जाना शुरू हो जाते हैं और वो जगह कच्ची कच्ची नंगी नंगी दिखाई देती है। तो ये बाद और एक्जिमा में भी, बाद दवा में भी मैंने देखा, लेकिन नेट्रमोर में भी ये खास अलामत है। इसकी एक अलामत 7 सप्रीला से मिलती है। 7 सप्रीला क्या खास अलामत है? नहीं, ये वो नहीं, एक और है, हाँ, छोटी उम्र का बूढ़ा, बहुत छोटा है बच्चा, इतना बूढ़ा, बहुत छोटी उम्र का आदमी इतना बुरा दिखाई देता है कि आदमी हैरान रह जाता है कि बेचारा इतनी उम्र के चंद सालों में क्या किस तरह कर दी। नेट्रमोर में भी ये बात पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जो डिस्चार्ज है उसी तरह है। लिकोरिया में भी नेट्रमोर का वाटरी और आमतौर पर वाइटिश डिस्चार्जेस होते हैं। पेन और हैमरिंग तो हर दुनिया की होम्योपैथी किताब में आपको मिल जाएगा। इसके जो सर दर्द के औकात हैं उनमें सोने के बाद जो दूसरा हिस्सा है नींद का, उसमें इसकी सर दर्द से शुरू होती है। और सुबह के वक्त जागते वक्त अगर हो तो वो जलसीमियम की अलामत है। आमतौर पर जलसीमियम का मरीज अगर बगैर सर दर्द के सोएगा और लेट उठेगा, उसके वक्त बदल गए, तो उसको सुबह सर दर्द के साथ उठेगा वो। लेकिन नेट्रमोर में तीसरे पहर, रात के तीसरे पहर दर्द शुरू होती है और तहज्जुद के वक्त करीब उसकी आंख खुलेगी तो दर्द से आंख खुलेगी। दूसरा इसका वक्त है 10-11 बजे। आमतौर पर जहाँ तक इसका हीट स्ट्रोक वगैरह से ताल्लुक़ है, बाद दूसरी इलामतों से या मलेरिया बुखार से, वहाँ एग्रावेशन इसकी 9 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक ज़्यादा रहती है। मगर सर दर्द इसकी 10 और 11 के दरमियान आती है। बस अगर किसी मरीज को पंक्चुअल हेडेक्स हों, एन वक्त पर आने वाली, तो वक्त दवा की तरफ इशारा करता है। इसमें नेट्रमोर में 10 से 11 के दरमियान या नींद के तीसरे हिस्से में, फोर्थ अगर कहा जाए तो तीसरे हिस्से में। इसकी जो सरदर्द है वो ज्यादातर पिछले हिस्से से ताल्लुक रखती है नेट्रमोर की, लेकिन फिर स्पाइन में भी उतरती है और स्पाइन के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। नेट्रमोर में रीढ़ की हड्डियों से मुतल्लक बीमारियां बहुत सी पाई जाती हैं और ख़ास तौर पर स्लिप डिस्क वगैरह चूक निकल जाए, उसमें नेट्रमोर शुरू में बहुत इफेक्टिव है, अच्छा काम दिखाती है।
इसकी जो स्पाइन की इलामतें हैं उनमें आमतौर पर डॉक्टर तो नेट्रोम्योर के मरीजों में मैंने देखा है, उनको अमूमन डॉक्टर कहते हैं कि फटे पर सो या सख्त जमीन पर सो। जिस मरीज की ये इलामतें हों कि वो तकाजा करें कि नरम बिस्तर पर नहीं सोना, सख्त फटे पर सोना है, उनमें नेट्रोम्योर के काम करने का इम्कान ज़्यादा है। नेट्रोम्योर में अपने मिजाज में ये इलामत पाई जाती है। लेकिन स्किन ना वो जो तकलीफ होती है वो ख़ास वर्टिब्रा की, उसके इर्द गिर्द के मसल्स के बैलेंस बिगड़ने से होती है। लेकिन नेट्रोम्योर की एक इलामत यह है कि सारी रीढ़ की हड्डी सेंसिटिव होती है निस्बतन। अगर ऐसे मरीज के आप पीछे हाथ लगा के देखेंगे तो उंगली ट्रेस करेगी, जहाँ जहाँ वहाँ नर्व इरिटेबल हो जाएंगी, बाज़ दफ़ा पेन महसूस करता है, बाज़ दफ़ा अनइजीनेस। तो ये नेट्रोम्योर की ज़ायद इलामत है उसको रीढ़ की हड्डी में इसके अमल को पहचानने के लिए। इसकी बाद इलामतें ऐसी हैं जो पता देती हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी पैदा हो गई होगी, या कोई फालजी इलामतें हैं मसाने वगैरह की। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो टिपिकल इलामत है कि आदमी बैठता है पेशाब के लिए, आया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ इंतज़ार करना पड़ता है कि वो जारी हो, और जारी होता है तो ड्रिबल ज़्यादा करता है बजाय इसके कि नॉर्मल जो तभी प्रेशर्स होते हैं वो नहीं दिखाता, देर तक बैठना पड़ता है। और नेट्रोम्योर में एक पहचान ये है कि उसके बाद कुछ देर तक बेचैनी रहती है सारी नाली में। पेशाब में कोई जिस तरह तेजाबी मादा हो, कोई चीज़ हो, तो नेट्रोम्योर में कुछ देर बाद तक वो बेचैनी, जलन का एहसास अगर है तो वो नुमाया पेशाब के वक्त भी है, बाद में भी रहता है। लेकिन ये जलन का एहसास अक्सर सूरतों में नहीं मिलता। टिपिकल केस हो अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह का तो उसमें नेट्रोम्योर के मिजाज में जो मुस्तकिल है, अगर वो ड्रिबल करेगा पेशाब वगैरह तो उसके साथ एक हल्की सी बेचैनी सी, जैसे कुछ इत्मीनान नहीं हुआ, पेशाब किया है मगर कुछ बाकी है, कुछ बेचैनी सी रह गई है। ये टिपिकल नक्श इसकी इलामत है नेट्रोम्योर की। बाज़ मरीजों में ये रात का जो इनवॉलंटरी पेशाब है उसमें भी नेट्रोम्योर ने काम किया है। एक वक्त में मैं नेट्रोम्योर को कालीफॉस के साथ मिला के दिया करता था, तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं, लेकिन 15-20% केसेज ऐसे थे जिनमें ये नाइट वेटिंग के लिए, पेशाब वगैरह के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता था। बड़ी उम्र के मरीजों को हुजूर, कितने बड़े मतलब आपकी उम्र के? जिनमें आमतौर पर प्रोस्टेट की तकलीफ महसूस हो सकती है। नहीं, मैं प्रोसेस की बात अब नहीं कर रहा। हाँ, उस मेरा ख्याल था कि अब मैं कर रहा हूँ जनरल नींद में सोते हुए पेशाब निकलने की बात। नॉक्ट्यूरिया। जी जी, ठीक वो अक्सर बच्चों में होता है, ठीक बड़ों में कम होता है। ठीक है। क्योंकि वजह यह है कि बड़ों का में वही बीमारी की रुझान है जो बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन बड़ों की नींद कच्ची हो चुकी होती है, इसलिए वो डिस्टर्बेंस जो आगाज ही में होती है वो पेशाब निकलने से पहले उनको जगा देती है, मगर रुझान वही है। बच्चे गहरी नींद सोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, और बिल आखिर पेशाब निकल जाए तो फिर आँख खुलती है। रुझान एक ही है, मगर वो आप जो बात कंफ्यूज ना करें, वो प्रोस्टेट की खराबी है। ये प्रोस्टेट की खराबी नहीं है। ये जो राउंड फाइबर होते हैं टिश्यूज, सर्कुलर फाइबर्स, उनके प्रेशर के अंदर कोई कमजोरी वाक़ होती है। मैं आपको कहा था कि इसमें कब्ज भी बड़ी सख्त है और डायरिया भी, दोनों इलामतें हैं। तो एक डायरिया मशहूर है, उसका नाम है आर्मी डायरिया। आमतौर पर आर्मी कैंप्स में जो बदपरहेजियाँ वगैरह हुआ करती थी, या खुराक की खराबी जो मैस स्केल पे जंगों के दौरान तबन हो जाती हैं, उससे जो डायरिया लगता था वो बहुत वसी लंबा असर करने वाला, देर तक जारी रहने वाला। उस डायरिया को एक ज़माने में डॉक्टर आर्मी डायरिया कहा करते थे।
नेट्राम्योर उसमें बहुत मुफीद है। आर्मी डायरिया में नेट्राम्योर और आर्मी पेचिश में क्रोटन, ये दो याद रखें। कैंपों की बदपरहेजियों से अगर दायमी पेचिश हो जाए तो क्रोटन उसमें बहुत अच्छी है। और जिस तरह महाजर बेचारे इकट्ठे रहते हैं और कोई देखभाल करने वाला नहीं, अब हमारे वहाँ जाहिर वगैरह में भी दूसरी जगह जमात कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, खिदमत कर रही है, उनको भी याद रखना चाहिए। पहले तो उनको मैंने डायरिया के उसका कॉलेरा के लिए नुस्खा बताया था, तरीक़ेकार। हाँ, अब मुझे याद आ गया, वो फिर भूल जाते हैं। हालांकि मैंने कई दफ़ा कहा था, ज़ाहिर से डॉक्टर महमूद भुन्नो की बेगम, जो हमारे मसूद आतिफ की साहबजादी हैं, उनका कई दफ़ा शिकवे का ख़त आता है कि आप हमारा जिक्र नहीं करते, हम बाकायदगी से टेलीविज़न देखते हैं, कभी तो हमारा नाम लिया करें। और कहते हैं एक बीमारी का आपको लिखा था, वो फैल रही है वहाँ, और आपने उस वक्त नुस्खा भी भेजा था शायद किसी दूर के इलाके के लिए, लेकिन वो उनको भूल गया था या रह गया है। नुस्खा तो मैंने भिजवाया था। तो वो कह रही थी कि आप टेलीविज़न पे मुझे बताएं अब, क्योंकि वो बीमारी हमारे शहर में दाखिल हो गई है। और वो कौन सी बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक मौलिक साबित होती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, गालिबन उसमें खून बहुत आता है। हैं? गोलाबारी? हाँ, ये है, ये पता है आपको, ज़ाहिर वगैरह में जो फैल रही है। वो डॉक्टर साहब को उनके ख़त से देखकर या इनके नाम मुअय्यन बता के इनसे अलामतें तफसीली मालूम करें, ठीक है जी। और कल के होम्योपैथिक के सबक में वो कलम लेकर बैठे हैं ताकि मैं उनको सारा इलाज का तरीका बता दूँ। इसका जो दायरा असर है इसकी बीमारियों का, वो बहुत फैला हुआ है। बाज़ दफ़ा उम्र भर का साथ रहता है ऐसी बीमारियों से। अगर नेट्राम्योर आपको समझ आ जाए तो फिर वो खुदा के फजल से मरीज को गहरी भी दवाएं बीमारियों तो शफा बख्श सकता है। सर्दी मलेरिया की 9 की बजाय, या इसमें तो लिखा हुआ है कि 10:30 बजे के करीब आएगी। और फिर हर किस्म का मलेरिया है, रोज आने वाला, वक्फे वक्फे से आने वाला, 2 या 3 या 4 दिन के वक्फे से। मलेरिया में आपको मैं वार्न कर दूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल जिद्दी केसेस टर्शरी जो तीसरे दिन का मलेरिया वो होता है। चौथे दिन का भी है, लेकिन ज्यादातर वो कम मिलता है लोगों में। ऐसा मलेरिया जो 2 दिन आराम दे और तीसरे दिन आप पकड़े, वो बड़ी खबीस चीज है, बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ता है। तो उसमें भी नेट्राम्योर अगर बाकी इलामतें हों इफेक्टिव है। और ये ऐसी चीज है जो अगर लगती हो मिजाज के मुताबिक हो तो उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। मगर उसमें मैंने ये तजुर्बा किया बारहा, तीसरे दिन की बजाय बुखार दूसरे दिन आ जाएगा। पहले तो उसका मिजाज दुरुस्त होता है। आमतौर पर मलेरिया के जो जरासीम हैं उनकी आदत है कि वो जब बुखार पूरी तरह जोश में आ जाए, बुखार क्यों होता है? बुखार इसलिए कि मलेरिया के जरासीम जब खून में जाके शामिल होते हैं तो खून के रेड सेल्स के अंदर दाखिल होकर उनको अंदर से खा जाते हैं और खोखला सा एक खौल बाकी रह जाता है। वो जो खौल है वो टॉक्सिक मादों से भरा होता है। ये जो अपना रिलीज करते हैं चीजें, इनका गंध जरासीम का, हर किस्म के खोल खुद मुतफन सा हो चुका होता है। वो जब खोल फटता है तो उस वक्त बुखार शुरू होता है। उस वक्त चिल बड़ी तेजी से आती है, सर्दी पहले, फिर बुखार, फिर दोबारा बुखार से पहले ये होता है कि ये जरासीम जो खोल फाड़ के बाहर निकलते हैं तो ये सारे जिगर में भागते हैं और जिगर इनकी कमीनगाह है। तभी मलेरिया में जिगर बढ़ जाते हैं लोगों के, और या फिर तिल्ली बढ़ती है, तिल्ली भी इनकी कमीनगाह बनती है। तो वो जब वो जिगर में जाके आराम कर रहे हैं
वो वक्त है होम्योपैथिक दवा देने का, और ये रूटीन अमूमन 24 घंटे में पूरी होती है। वो किस किस्म के जरासीम हैं जो 24 घंटे इंतज़ार नहीं करते बल्कि 48 घंटे इंतज़ार करते हैं जिगर में, फिर हमला करते हैं। इसकी तफसील मुझे तो इल्म नहीं, मगर हो सकता है एलोपैथिक रिसर्चर्स मुअय्यन कहते हो कि इस किस्म के जरासीम हैं वो, मगर जो भी हैं उनको नेट्रेमोर मार सकता है अगर उसकी बाकी इलामतें मिलती हों। और अब वक्त हो गया, ठीक है ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। कल वो भी लेके आना है इनका, उसको लोगों ने